हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है लिमिटेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 1 से लेकर हम 5 तक पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कंडोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 5 से रिलेटेड है, वो हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 1 कहता है कि लिमिटेशन एक्ट को हम लिमिटेशन एक्ट 1908 कहते हैं। ये पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है। फिर नेक्स्ट ये कहता है कि सेक्शन 1 और सेक्शन से लेकर सेक्शन 31 तक ये एक ही बार में नाफिज हुआ था, और उसके जो बकिया जो हिस्सा है वो 1 जनवरी 1909 में लागू हुआ था। ये सेक्शन 1 से लेकर 31 में सिर्फ जनरल्स बताए हुए हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, लेकिन कुछ शेड्यूल्स हैं जो कि शेड्यूल ए है, उसमें बताए हुए टाइम पीरियड उसमें बताया हुआ है कि हर एक स्टूडेंट के लिए कितना टाइम पीरियड होगा, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए या अपील के लिए वो टाइम पीरियड उसके अंदर बताया हुआ है शेड्यूल 1 के अंदर। तो हम पहले के सेक्शन ही देखेंगे। सेक्शन 2 कहता है डेफिनेशन क्लॉज है, जिसमें सबसे फर्स्ट है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को कहता है कि एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू वूम एन एप्लीकेशन ड्राइव हिज राइट टू अपील, यानी कि कोई भी दरख्वास्त देने का हक रख सकता को वो पर्सन, उसको एप्लीकेंट कहेंगे जो दरख्वास्त देने का हक रखता हो। ठीक है। फिर सेकंड में बिल ऑफ एक्सचेंज कहता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की वही मानी होंगे जो कि सेक्शन 5 ऑफ द निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर बताया हुआ है, या इंक्लूडिंग हॉन्डीज और चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ही शामिल होंगे। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि इन राइटिंग किसी भी पर्सन को सम ऑफ मनी के लिए, सम ऑफ मनी यानी कि उसने कुछ पैसे हैं वापस करने हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज उसको दिया जाता है, यानी कि ये बैंक चेक इसमें नहीं होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट बॉन्ड देख लेते हैं। थर्ड के ऊपर बॉन्ड आता है। बॉन्ड क्या चीज़ है? कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके कोई शख्स खुद को दूसरे को रकम अदा करने का पाबंद करता है, और उस शर्त पे कि जो उसके बिहार पे ऑब्लिगेशंस होंगी वो वॉइड नहीं होंगी। अगर फॉर एग्जांपल इसमें ये देखते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई एक्ट है जो उसको परफॉर्म करना है, या तो उसको वो परफॉर्म ही करेगा, तो इस पर वो पर्सन जो दूसरा है वो उसको कुछ रकम दे देगा, कुछ पैसे दे देगा बॉन्ड के थ्रू पे, कि वो यानी कि वो अपना काम करेगा, वो जो ऑब्लिगेशन है वो वॉइड नहीं होंगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 4 पे डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्या कहता है? कोई भी पर्सन जिसके जरिए या जिससे कोई उसके दावा करने की का पाबंद हो, यानी कि कोई भी एक्ट हो जिसके जरिए या उसके जरिए वो पर्सन जो है दावा करने का पाबंद हो, तो उसको डिफेंडेंट कहेंगे। यानी कि सिंपल यही है कि डिफेंडेंट क्या होता है? जो कि यानी कि इसके ऊपर दावा हुआ है और उसके बिहार पे जब देगा तो वो डिफेंडेंट होगा। ठीक है। यानी कि इसके ऊपर दावा हुआ है तो ये जवाब देगा प्लेंटिफ को। फिर 5 में ईजमेंट देख लेते हैं। ईजमेंट कहता है कि यानी कि वो राइट जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एराइज नहीं होता, उसके अलावा कोई भी जो पर्सन है जिसका जो किसी दूसरी ज़मीन पे या किसी ज़मीन दूसरे की ज़मीन या किसी दूसरे की ज़मीन से जुड़ी हुई या उससे जुड़ी हुई कोई भी मट्टी या किसी भी हिस्से को हटाने का पाबंद हो, या उसके लिए उससे मुनाफा मिलता हो, तो वो ईजमेंट में आएगा। यानी कि कोई भी राइट जो एराइज हो रहा है ज़मीन से रिलेटेड या उस ज़मीन से रिलेटेड मट्टी से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें उसको मुनाफा मिल सकता है, तो वो ईजमेंट में आएगा। लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो राइट एराइज होता है वो ईजमेंट के अंदर नहीं आएगा। फिर 6 देख लेते हैं। फॉरेन कंट्री कि एनी कंट्री अदर देन पाकिस्तान, यानी कि इस एक्ट में जहाँ पर फॉरेन कंट्री का वर्ड आएगा तो उसका मतलब है कि कोई भी कंट्री हो सकता है अदर देन पाकिस्तान के अलावा। फिर 7 में गुड फेथ अच्छी नीयत से कोई काम करना, लेकिन इसमें ये कहा हुआ है कि कोई भी काम नेक नीति से ना किया जाए तो विच इज़ नॉट डन विद ड्यू केयर, और एहतियात से ना किया जाए और तवज्जो से ना किया जाए, तो वो गुड फेथ के अंदर नहीं आएगा। यानी कि गुड फेथ क्या होगा? कि कोई भी काम जो है वो ड्यू केयर के साथ और अटेंशन के साथ किया जाए, तो वो गुड फेथ के अंदर आएगा। फिर 8 देख लेते हैं। प्लेंटिफ वो पर्सन है जो कि जिसका हक है दावा करने का। ठीक है। यानी डिफेंडेंट क्या था? वो जवाब देगा डिफेंडेंट के प्लेंटिफ के दावे का। फिर 9 देख लेते हैं। प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट कहता है कि प्रोमिसरी नोट के वही मीनिंग होंगे जो कि निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के अंदर है। प्रोमिसरी नोट में भी यही है कि सम ऑफ मनी उसने देनी है कोई, लेकिन इसमें बैंक चेक शामिल नहीं होगा। ठीक है।
फिर स्यूट देख लेते हैं, 10 पे है। 10 पे स्यूट कहता है कि स्यूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन, यानी कि दावा जो है जहां पर दावे का वर्ड आएगा इस सेट के अंदर तो उसमें अपील और एप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक है, यानी कि सिर्फ दावा ही होगा। फिर 11 ट्रस्टी देख लेते हैं। ट्रस्टी में कहता है डज नॉट इंक्लूड अ बेनामीदार, यानी कि ट्रस्टी का वर्ड आए तो उसमें बेनामीदार शामिल नहीं होगा, या जो मोर्गेजी है, जो कि रहन है, उसके पास रहन है, कोई कब्जा किया हुआ है मोर्गेज के अंदर, तो वो भी ट्रस्टी के अंदर नहीं आएगा। और ना ही जो कोई रॉन्ग डूअर है जिसके पास टाइटल ही नहीं है उस प्रॉपर्टी का और उसने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। अगर लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्ट हम देखें तो ये पीरियड प्रिस्क्राइब करता है विद इन एग्जिस्टिंग राइट, जो उसका राइट एग्जिस्ट करता है, कैन बी इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ, और वो राइट जो है वो लॉ मतलब कोर्ट जिसको इन्फोर्स करती है। फिर सेक्शन 3 पे आ जाते हैं कि डिसमाइजल ऑफ सूट आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर, यानी कि जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि बताया हुआ है शेड्यूल 1 के अंदर बताया हुआ है, तो अगर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो टाइम पीरियड बताया है उसके अंदर ही उसने दावा दायर करना है या अपील दायर करनी है या रिव्यू दायर करनी है या रिवीजन, जो भी चीज़ें हैं वो सेक्शन 3 के अंदर बताया हुआ है कि उसी टाइम पीरियड के अंदर उसने दायर करना है। लेकिन जहां पर अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए तो उसका दावा क्या कोर्ट क्या कर देगी, डिसमिस कर देगी, यानी कि खारिज कर देगी। फिर सेक्शन 4 देख लेते हैं जिसमें कहता है वेयर कोर्ट इज क्लोज व्हेन पीरियड एक्सपायर, जहां पर कोर्ट क्लोज हो और पीरियड एक्सपायर हो रहा हो, यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं कि अगर उसके जो 20 दिसंबर 20 सितंबर कर लो या 20 दिसंबर कर लो, ठीक है, सितंबर जो है उसका लास्ट डेट है, 2022 उसका लास्ट डे है, इसने दावा दायर करना था 20 सितंबर को, और 20 सितंबर को छुट्टी आ गई है या कोई संडे का दिन आ गया है या जो है कोई हुकूमती कोई छुट्टी आ गई है, तो जिसकी वजह से कोर्ट क्लोज था। तो उसमें क्या होगा, जब जिस दिन अगर इस डेट पे जो है कोर्ट क्लोज है तो जो इसके नेक्स्ट डे जो है, यानी कि अगर इसको संडे आ रहा है 20 को और 21 को, अगर 21 सितंबर को मंडे आ रहा है तो फिर वो क्या होगा, 21 सितंबर को ही अपना दावा या जो अपनी जो एप्लीकेशन वगैरह है वो दायर कर सकता है सेक्शन 4 के अंदर। फिर नेक्स्ट हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंडोनेशन ऑफ डिले। सेक्शन 5 एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टन केसेस, यानी कंडोनेशन ऑफ डिले, यानी कि कुछ ऐसे केसेस जिसमें पीरियड यानी कि जो पीरियड एक्सपायर हो गया है वो उसकी टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी कि जैसे जनरल रूल सेक्शन 3 में था कि टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए तो केस नहीं दायर कर सकता, लेकिन सेक्शन 5 उसकी एक्सेप्शन में आ जाता है कि कुछ ऐसे केसेस कुछ ऐसे काजेस हो सकते हैं जिसमें जो है कोर्ट क्या करती है उसको टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकती है। जैसे देखते हैं सेक्शन 5 को, जिसमें ये कहता है कि सेक्शन 5 में एनी अपील एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू और रिवीजन or review of a judgment or to leave to appeal or any other application to which this section may be made applicable for the time being in force may be admitted after the period of prescribed therefore। यहाँ तक देखते हैं कि सेक्शन 5 किस किस चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है, अपील पर है, रिव्यू पर है, रिवीजन पर है, साथ ही एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील पर, या कोई ऐसी एप्लीकेशन जो कि रीजनेबल हो तो वो भी सेक्शन 5 के अंदर जो है उस पर एक्सटेंशन ऑफ पीरियड टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट इसके सेक्शन के बियर एक्ट से देखते हैं क्या कहता है कि व्हेन द एप्लीकेंट और अपीलेंट satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। यहाँ पर कहता है कि अगर वो जो एप्लीकेंट है वो अगर कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि sufficient cause था तभी उसने अपील प्रेफर नहीं किया या उसने एप्लीकेशन नहीं की, तो देखते हैं कि sufficient cause को देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 किस चीज़ पर एप्लीकेबल नहीं है, स्यूट्स पर नहीं है। कुछ ऐसे स्यूट्स भी होते हैं जिनका टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा होता है, 3 से लेकर 12 साल तक उनका टाइम पीरियड होता है, तो इसलिए लिमिटेशन पीरियड एक्ट जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जैसे कि सेटिंग असाइड एक्सपायरी डिग्री अगेंस्ट डिजीज प्लेंटिफ, जो कि तो अंडर ऑर्डर 21 रूल 9(2) के अंदर, तो इसके ऊपर भी ऐसी अगर एप्लीकेशन हो तो इसके ऊपर भी यानी कि सेक्शन 5 लागू नहीं होगी। कोई स्पेशल लॉ हो
ठीक है। कोई स्पेशल कानून हो किसी चीज़ के लिए तो वहाँ पर भी लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। या जो है सेटिंग असाइड अवार्ड्स, अवार्ड्स को अगर सेट असाइड करना है तो उस पर भी नहीं करना, उस पर भी लागू नहीं होता सेक्शन 5। फिर नेक्स्ट है फैमिली कोर्ट प्रोसीडिंग, जितनी भी फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी तो उस पर भी सेक्शन 5 के लिमिटेशन पीरियड जो एक्सटेंड होता है वो लागू नहीं होगा। अभी हम सफिशिएंट काज को देखते हैं कि सफिशिएंट काज क्या होता है। कोई ऐसी द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी कंसर्न, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसको पार्टी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल यानी कि उन सफिशिएंट काज अगर कोर्ट को बताए तो कोर्ट जो है टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देगी। अगर फॉर एग्जांपल देखते हैं तो इलनेस ऑफ अ पार्टी, कोई पार्टी है कोई ऐसी कदर बीमार है कि वो हरकत ही नहीं कर सकता। ठीक है, कोई स्वेयर उसको बीमारी हो गई है तो वो इलनेस ऑफ पार्टी जो है उसको भी सफिशिएंट काज बना सकता है। रॉन्ग फोरम, सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग फोरम, यानी कि उसने रॉन्ग फोरम में जाकर अपना दावा दायर किया था और उसको पता ही नहीं था। ठीक है, तो टाइम पीरियड उसकी वजह से मतलब एक्सपायर हो गया, तो ये भी बता सकता है। या मिसलीडिंग ऑर्डर, यानी कि वो जो ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है या प्रैक्टिस या जजमेंट वगैरह जो की हुई है वो एप्लीकेंट उससे समझा ही नहीं है, वो ऑर्डर उसको मिसलेड कर रहा था, यानी कि उसको क्लियर ही नहीं था उस ऑर्डर के बारे में, तो उसको भी वो सफिशिएंट काज बना सकता है और वो एप्लीकेशन दे सकता है सेक्शन 5 के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसीजर, यानी कि सेक्शन 5 के अंदर अगर हम इस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो हम एप्लीकेशन जो पर्सन है, कंसर्न पर्सन है, तो वो एप्लीकेशन देगी कोर्ट के। ठीक है, फिर सू मोटो एक्शन, यानी कोर्ट खुद भी एक्शन ले सकती है जब वो अपील दायर करे और अपील के जो मेमोरेंडम है उसके अंदर लिखे कि सफिशिएंट काज बताए उसके अंदर कि क्यों उसने डिले किया। अगर वो सफिशिएंट काज उसके मेमोरेंडम के अंदर बता दे तो कोर्ट अपने सू मोटो एक्शन के जरिए भी उसको टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब कर सकती है। सेक्शन 5 को अगर हम देखे जाए तो ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, यानी कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर उसका अगर कोर्ट चाहे तो वो पीरियड एक्सटेंड कर सकती है और अगर ना चाहे तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।